नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि मुख्यमंत्री आवास पर कल देर शाम हुई बैठक में उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल समेत मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख की ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे हासिल की जाएं, इस पर मंथन हुआ है। हालांकि सियासी गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी जोरों पर हैं। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में अभी 6 मंत्रियों का कोटा बाकी है, जबकि 5 मंत्री परफॉर्मेंस के आधार पर हटाए जा सकते हैं, जिसके बाद कुल 11 मंत्री योगी मंत्रिमंडल के हिस्सा हो सकते हैं। अटकलों का बाजार तो ये भी कह रहा है कि इस हफ्ते मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों को लेकर यह बैठक की गई है, इस बात का जिक्र निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आखिरकार संगठन महामंत्री को बनारस के दौरे को रद्द करवा करके क्या सिर्फ इसीलिए बुलाया गया? बहुत सारे सवाल भी इसमें संक्षिप्त हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल के अंकुर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अनिल जी, क्या कुछ तस्वीरें हैं इस समय मौजूदा वक्त में राजधानी की, क्योंकि सियासी अटकलों का बाजार एक बार फिर से गर्म है और सवाल ऐसे में ये कि क्या सुनील बंसल को बनारस से सिर्फ इसीलिए बुलाया गया क्योंकि आप जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनावों पर चर्चा करनी थी? देखिए पूजा, मैं आपके बात बता दूं कि जिस तरीके से लखनऊ का आज मौसम बहुत गरजदार रहा, सुबह से बारिश और बहुत गरजदार बादल गरज रहे थे, वैसे ही सियासी माहौल भी यहाँ गरज रहा है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी गर्मी है, काफी बदलाव है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है। आपको बता दें कि संगठन मंत्री सुनील बंसल बनारस में थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे। दोनों को हेलीकॉप्टर भेज करके यहाँ लखनऊ बुलाया गया और उनकी आनंद तुरंत बुलाकर उनकी बैठक की जाती है। ऐसी स्थिति में जो इनकी बैठक यहाँ पे हुई, उस बैठक को शाम देर रात तक चली बैठक में जो फैसले हुए, जो वहां से छन के आया है वो ये आया है। एक तो तमाम सारे आयोगों के पद खाली है, लगभग 300 ऐसे पद हैं आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के जो खाली है, जिसमें पार्टी के ओबीसी और आदि लोगों को लगभग खुश करने के लिए, जो अन्य जातियां इनको अपने आप जोड़ने के लिए ये महत्वपूर्ण पद है जो लंबे समय से खाली पड़ा हुआ। हालांकि इसमें काफी सरकार ने देर कर दी है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाने में काफी देर कर दी है। ये शुरुआत में भर दिए जाने चाहिए थे, लेकिन अब उसमें कवायद शुरू हो गई। उनकी सूची तैयार करने के लिए कहा गया है। इसी के साथ ही साथ इस पर भी तय किया गया है कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनके लिए 60 सीटों के लिए तकरीबन 60 सीटों का लक्ष्य रखा गया है। 75 जिला पंचायत अध्यक्ष होना चाहिए। 75 में से 60 का लक्ष्य रखा गया है कि किसी न किसी तरह 60 अध्यक्ष हमारे हो। तो उस पर हर जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि वो अपने अपने क्षेत्र में जिता के लाएं। इसके साथ ही साथ जो तीसरा बिंदु निकल के आया है वो ये आया है कि जैसा कि आपने बताया कि जो 11 पद खाली हैं उनको भरे जाने की बात है। तमाम मंत्रियों से मुख्यमंत्री नाराज है। उनका जो फीडबैक आया है सरकार के पास वो अच्छा नहीं आया है, उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है। ऐसे मंत्रियों की संख्या लगभग 8 से 10 बताई जाती है जिन पर गाज गिर सकती है। इस तरीके से तमाम अहम मुद्दों पर बात हुई, लेकिन जो खास जो बिंदु थे वो यही थे। एक तो आयोग के अध्यक्ष को बनाने का, अध्यक्ष उपाध्यक्ष नामित करने का मामला था, और दूसरा जिला पंचायत अध्यक्षों को चयन का और वहां को सीटों को कैसे जिताया जाए उसका। इनकी जो सूची है जल्दी जारी कर दी जाएगी। कौन कौन सूची लगभग तकरीबन तैयार है, उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपने समझा और जाना क्या कुछ खास रहा इस मीटिंग में। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने कुआं नदी, झील, तालाब, नहर, जलप्रपात में डूबकर होने वाली मौतों का संज्ञान लिया है। राज्य आपदा घोषित किया गया। राजस्व विभाग ने इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है। राज्य आपदा घोषित होने पर अब मृतक के आश्रितों को राज्य आपदा मोचक निधि से सरकार 4 लाख रुपए की राहत राशि देने वाली है। सहायता राशि उन्हीं मामलों में मिलेगी जिनमें मौत आपदा के कारण या फिर किसी दुर्घटना में डूबने से हुई हो। आत्महत्या या किसी आपराधिक कृत्य की वजह से डूबने से होने वाली मौतों को सहायता राशि नहीं मिल सकेगी। दुर्घटना में डूबने से हुई मौत और आत्महत्या से डूबकर होने वाली मौत में अंतर करने के लिए शासन ने प्रक्रिया तय कर दी है।
वहीं राज्य सरकार ने बुधवार को संयुक्त निदेशक ग्रेड के 6 सीनियर चिकित्सा अधिकारियों का तबादला कर दिया। इनमें से 2 मुख्य चिकित्सा अधिकारी, 3 अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और 1 मुख्य चिकित्सा अधीक्षक शामिल हैं। इससे पहले सीएम योगी सरकार ने 1 हफ्ते पहले 3 जून को 13 मेडिकल अफसरों का तबादला किया था। ये सभी ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अफसर थे। इनमें से 4 मेडिकल अफसरों को अलग अलग जिलों का चीफ मेडिकल अफसर बनाया गया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनूप, लगातार इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मेडिकल ऑफिसर्स का तबादला हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या ये माना जाए कि अभी भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है और कहीं ना कहीं योगी सरकार अभी भी ढील नहीं बरतना चाहती है? देखिए पूजा, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना ने तांडव मचाया था और खासकर स्वास्थ्य विभाग कहीं न कहीं निशाने पर था। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के हर जिले में दौरा किए हैं और उसके बाद वहां जो फीडबैक मिला है अधिकारियों का, चाहे सीएमओ की बात करें या फिर मेडिकल ऑफिसर की बात करें, जहां जहां कुताही देखने की बढ़ती वहां पर मिली है, वहां पर कार्रवाई हुई है। कानपुर शहर की बात करें या फिर कानपुर देहात की बात करें, ये तमाम ऐसे जिले थे, सिद्धार्थनगर, इस तरीके जो जिले थे जहां पर कोरोना प्रकोप वहां पर ज्यादा था और मौतों की संख्या ज्यादा हुई है। एक एक गांव में जो करीब 1-1 दर्जन से ज्यादा लोग की मौतें हुई हैं। तो ऐसे जिलों में लापरवाही बरती गई है, चाहे सीएमओ की तरफ से हो, जो ऑक्सीजन की कमी आई थी उस पर कहीं न कहीं दिक्कतें हुई थी, तो लगातार इसको मॉनिटरिंग किया गया, वहां से रिपोर्ट मंगाई गई और उसी आधार पर कहीं न कहीं जो लापरवाह अधिकारी थे या अंगद की तरीके से पैर जमाकर वहां पर सालों से वहां पर टिके थे, उनको वहां से हटाया गया है और नए अधिकारी की वहां पर नियुक्ति की गई। पूजा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो तमाम मेडिकल ऑफिसर्स हों या फिर फील्ड वर्कर्स, उनके लिए ये नजीर है कि अगर काम गड़बड़ होगा तो ट्रांसफर हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से सूबे के अंदर लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग का दौर चल रहा है। सीएम योगी ने एक बार फिर से 3 मेडिकल ऑफिसर्स का तबादला कर दिया। तो वहीं ब्राह्मणम शरणम गच्छामि, यह हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन चाहने वाले सुपर 23 में शामिल रहे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद अब भाजपाई हो गए हैं। अगले साल यूपी में विधानसभा के चुनाव हैं। पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है। ऐसे में एक बड़े ब्राह्मण चेहरे का कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि पार्टी से नाराज चल रहे थे जितिन प्रसाद और भाजपा में क्यों उनको बेहतर भविष्य दिखा, इसके लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। देखिए, कांग्रेस ने जब प्रियंका गांधी को यूपी की कमान सौंपी, तभी से जितिन प्रसाद नाराज बताए जा रहे थे। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी जितिन के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने की अटकलें लग रही थी, लेकिन तब ऐसा नहीं हो पाया था। बताया जा रहा है कि प्रियंका के अलावा पार्टी के कार्यक्रमों में भी प्रसाद को तवज्जो नहीं दी जा रही थी। इसके अलावा काफी समय से जितिन प्रसाद ब्राह्मणों के हक में आवाज उठा रहे हैं। इसके लिए भी पार्टी से उनको सपोर्ट नहीं मिला। जितिन ने ब्रह्म चेतना संवाद कार्यक्रम की घोषणा की तो पार्टी ने इससे किनारा कर लिया। कई नेताओं ने ये तक कहा कि वो उनका अपना निजी मसला है, इसलिए पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जितिन की नाराजगी साल भर पहले भी तब उजागर हुई थी जब सचिन पायलट कांग्रेस से नाराज थे। जितिन प्रसाद ने पायलट का समर्थन किया था। जितिन ने ट्वीट किया था, सचिन पायलट सिर्फ मेरे साथ काम करने वाले नहीं बल्कि मेरे दोस्त भी हैं। इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि उन्होंने पूरे समर्पण के साथ पार्टी के लिए काम किया है। उम्मीद करता हूं कि ये स्थिति जल्दी ही सही हो जाएगी। ऐसी नौबत आई, इससे दुखी भी हूं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद उन 23 नेताओं में भी शामिल थे जिन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव और पार्टी को ज्यादा सजीव बनाने के लिए पार्टी अध्यक्ष को पत्र लिखा था। उस वक्त भी यूपी में इसे लेकर जितिन को कुछ नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा था। जितिन प्रसाद केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। पिता की विरासत उनके साथ चलती रही। देश की सियासत में उनका नाम बड़ा माना जाता है, लेकिन क्षेत्र में उनकी पकड़ लगातार कमजोर होती गई है। प्रसाद ने 2004 में शाहजहांपुर से पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था, जीतकर मंत्री भी बने। फिर 2009 में धौरहरा सीट से चुनाव जीते और यूपीए 2 में मंत्री भी बने। लेकिन जितिन 2014 में लोकसभा चुनाव हार गए।
2017 में तिल्हर विधानसभा से चुनाव लड़े, लेकिन ये चुनाव भी नहीं जीत पाए। 2019 में धौरहरा से फिर लोकसभा चुनाव लड़े और फिर हार का सामना करना पड़ा। उनकी हार के पीछे क्षेत्र की जनता से दूरी को बड़ा कारण माना जाता रहा है। जितिन का कद कांग्रेस में काफी बड़ा रहा। वे राहुल गांधी के करीबियों में गिने जाते रहे, बंगाल के प्रभारी भी रहे, और इन सब के बावजूद यूपी की सियासत में वे कोई बड़ा नाम या काम नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास कई बड़े चेहरे मौजूद हैं। सियासी पंडितों का आकलन है कि भाजपा में शामिल होकर जितिन को कोई बड़ा लाभ नहीं होने वाला। नहीं, भाजपा को जितिन के आने का कोई खास लाभ होने वाला है, लेकिन कांग्रेस को जरूर इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। रीता बहुगुणा जोशी के बाद जितिन प्रसाद ही कांग्रेस के पास यूपी में बड़ा ब्राह्मण चेहरा थे। इसके अलावा भी एक समय लगातार हार का सामना कर रही कांग्रेस को जितिन ने ही पश्चिमी यूपी में खड़ा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, INA 24/7। कांग्रेस के कद्दावर नेता और धौरहरा से सांसद रहे जितिन प्रसाद के भाजपा का दामन थामने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और फिर जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की बयानबाजी भी शुरू हो गई। इसको लेकर कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने पार्टी को नसीहत दी है। विधायक अदिति सिंह ने कहा कि जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद जैसे वरिष्ठ नेता क्यों पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, इसको लेकर पार्टी को आत्ममंथन करना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बनती जा रही है। अदिति सिंह ने जितिन प्रसाद का भविष्य भाजपा में उज्जवल बताया है। तो अदिति सिंह बागी विधायक हैं और गाहे बगाहे ऐसे बयान देती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ा बयान इस दौरान जो उन्होंने दिया, इसके बाद वो सुर्खियों में आ गए। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर काबू पा लिया गया है। बीते 24 घंटों के दौरान 2,90,000 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें 700 नए पॉजिटिव केसेस मिले हैं। अब राज्य में कुल कोरोना के सक्रिय मामले 12,000 रह गए, तो वहीं पॉजिटिविटी रेट 0.2% और रिकवरी रेट 98% के करीब है। नेताओं और मंत्रियों की कई बार जुबान फिसल जाती है। वो बोलना कुछ और चाहते हैं, लेकिन उनके मुंह से निकल कुछ और जाता है। ऐसा इस बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुआ। बुधवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ऑक्सीजन प्लांट के वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जुबान फिसल गई। गडकरी ने अपने संबोधन में कहा, मुझे बहुत खुशी है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से देश के तमाम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हालांकि केंद्रीय मंत्री को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने इसे सुधार भी लिया। सभी विधायकगण, श्री उमेश जायसवाल जी, श्री वीरेंद्र सिंह जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है कि कोविड में इस समय हमारे देश में अनेक लोगों को ऑक्सीजन के कमी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। ऑक्सीजन हमें जो मिलता है, कुछ जिले में हवा से ऑक्सीजन तैयार करने की 2 बड़ी कंपनियां हैं। वो हमें लिक्विड ऑक्सीजन देती है और वो ऑक्सीजन फिर उसको कॉम्प्रेस करके सिलेंडर में डालकर वो फिर अस्पताल में मिलता है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है, जहां एक तरफ शीर्ष नेतृत्व प्रदेश के सभी विधायकों और परफॉर्मेंस के आधार पर रिपोर्ट कार्ड तैयार करने जा रहा है, तो वहीं सूत्रों की माने तो उन्हीं के आधार बनाते हुए 50% यानी कि लगभग 150 विधायकों के टिकट 2022 के विधानसभा चुनाव में कट सकते हैं। विधायकों के टिकट वितरण में बूथ कमेटी का अप्रूवल सबसे इंपॉर्टेंट होगा और ये सबसे बड़ा आधार भी होगा। चर्चाएं हैं कि आरएसएस के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का मानना है कि 2022 का विधानसभा चुनाव जीतना है तो विधायकों की बड़ी संख्या में टिकट काटने की आवश्यकता है।
अभी उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री माननीय सुनील बंसल जी 4 क्षेत्रों की बैठकें कर चुके हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव सिंह जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और हम अपनी गतिविधियों को कोरोना खत्म होने के बाद गति दे रहे हैं। हम सरकार की योजनाओं को, सरकार की नीतियों को नीचे तक ले जाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर हम उत्तर प्रदेश 2022 पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे। 2022 में सारे विधायकों के टिकट रिपीट होंगे, किसी विधायक का टिकट नहीं काटा जाएगा? देखिए, वो समय अभी बहुत दूर है। जब 2022 का चुनाव आएगा तब हम आकलन करेंगे। पार्टी आकलन करती है, सब पार्टियां आकलन करती हैं, हम भी आकलन करते हैं, लेकिन अभी वो समय बहुत दूर है। तो यस बैंक ने अपनी देश भर की शाखाओं में जनता के धन का दुरुपयोग करने की शिकायत को लेकर सीबीआई लखनऊ, एनसीआर समेत 14 शहरों में छापेमार कार्रवाई कर रही है। अवंता समूह के संस्थापक गौतम थापर और अन्य के खिलाफ यस बैंक को लगभग कई सौ करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का केस दर्ज हुआ है। सीबीआई ने इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद दिल्ली एनसीआर में उनके कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को सीबीआई की 16 टीमों ने बैंक की शाखाओं में फर्जी दस्तावेज बनाने और रुपए गमन की जांच शुरू कर दी। सीबीआई को ये शिकायत मिली थी कि यस बैंक की विभिन्न शाखाओं में 2017 से 2019 के बीच 2 साल में जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया है और गमन भी किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए पूजा, यस बैंक के जो भ्रष्टाचार हुआ था उस पर कहीं न कहीं सीबीआई ने शिकंजा कस लिया है और एफआईआर दर्ज करके उसकी जांच शुरू कर दी है। गौतम थापर जो एक ग्रुप के प्रमोटी थे, उन पर आरोप है कि गलत तरीके से जो तत्कालीन एमडी थे यस बैंक के राणा कपूर, उनके मिली भगत से वहां पर करीब 466 करोड़ रुपए गलत तरीके से ट्रांसफर करवा लिया था। अब कहीं न कहीं सीबीआई ने केस दर्ज करके और जांच शुरू की है। कई ठिकानों पर छापेमारी कल शाम को की गई है। जिस तरीके से पूरे एनसीआर में 14 जगह पे और लखनऊ समेत 3 जगह पे, यानी 17 जगह पे लगातार सीबीआई ने छापे मारे हैं देर रात तक और बहुत सारे जो उनके दस्तावेज है वो बरामद किए हैं। अब पूजा देखना है कि सीबीआई किस तरीके से वो जो 466 करोड़ रुपए गलत तरीके से ट्रांसफर किए गए थे, किस पे आरोप है। हालांकि कई अधिकारी पर तलवार लटक रही है और भी जो निचले स्तर के हैं उनसे भी पूछताछ सीबीआई करेगी। पूजा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो इन फर्जी दस्तावेजों में और भी क्या जांच के बाद निकल करके सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज का जिक्र करें, जहां पर स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती मिर्जापुर की युवती की मौत ने डॉक्टर, पुलिस और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल 31 मई की देर रात ऑपरेशन के बाद युवती के भाई ने डॉक्टरों पर गैंग रेप करने का आरोप लगाया था। रात 3 बजे पुलिस भी पहुंच गई थी, कागज पर लिखा आरोप भी देखा, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद इंसाफ के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया भाई ने। अगले दिन डॉक्टरों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने डॉक्टरों की टीम बनाई, जांच करी और क्लियर चिट दे दी। और अब उसके बाद इस युवती की जान चली गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस युवती की जान जाने के बाद गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ है। सोचिए इंसाफ की दशा देश में क्या है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आनंद राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। आनंद, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए पूजा, ये जिस तरह का मामला था, दरअसल इस पूरे मामले में जैसे लीपापोती सी नजर आ रही थी कि जो जांच टीम लगाई गई, हालांकि पहले इसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी तो पुलिस ने हल्की जांच कर पीछे हट गई। उसके बाद जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे उन्होंने एक जांच कमेटी गठित की। उस जांच कमेटी ने गैंग रेप को आरोप में जो डॉक्टर लिप्त थे उनको पूरी क्लीन चिट दे दी। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात थी कि एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक लड़की ने वो भी हाथ से लिखकर अपने भाई को आप बीती बताई थी कि मेरे साथ गैंग रेप हुआ है। इस मामले में दर्ज होने के बजाय उसको लिपापोती गई, उसकी अब डेथ हो गई। तब जब जिंदा थी वो, तब तो उसको न्याय नहीं मिला। अब उसको न्याय मिल रहा है, आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि ये पहले की जाती और उसका इलाज सही आनंद, ऐसा कहा जा रहा है कि जो इंटरनल कमेटी बनाई गई थी उसमें ये कहा गया कि चूंकि उसको आंतों का इन्फेक्शन था तो इलाज की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के संदेह में शायद इस युवती ने ऐसा समझा कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है। अब चूंकि उस युवती की मृत्यु हो चुकी है तो मृत्यु के बाद गैंगरेप की पुष्टि कैसे होगी, जांच को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इस बात की कोई जानकारी आपके पास अभी तक आपको मिल पाई है क्या? ये पूजा जी, जब ये गैंग रेप का आरोप लगा था
तो मेडिकल टीम के एक पैनल ने उसका मेडिकल भी जांच किया था, तो उस जांच में ये बात की पुष्टि नहीं हो पाई थी कि लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है। हालांकि उस लड़की ने ये आरोप लगाया था कागज में लिखकर कि हमारे साथ गैंग रेप हुआ है। परिवार ने डिमांड भी करी थी कि गैंग रेपियों के खिलाफ जो भी डॉक्टर से संलिप्त हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन उस समय तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब एफआईआर दर्ज हुई। परिवार वालों को अभी भी ये मांग है कि दोषी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी को यानी अपनी बेटी का जान गंवाया है। अब किसी और के साथ ऐसी घटना ना हो और इन डॉक्टर्स के खिलाफ खासकर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखने वाली बात है, इंसाफ का तमाशा देखिए कैसे कानून इस समय मजबूर नजर आ रहा है। इस युवती के खिलाफ इसने पहले बोला कि इसके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिलहाल युवती की मृत्यु हो चुकी है और मामला दर्ज है। देखना होगा कि क्या न्याय मिलता है। खबरों में वक्त है इस समय छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम है आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें।